हेलो, मेरा नाम डिम्पल एंड दिस इज़ अबाउट मी। तो आज हम इस लेसन में समाजशास्त्र के ये मेरा पहला लेसन है समाजशास्त्र के बारे में। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में देखेंगे। तो समाजशास्त्र के बारे में देखते हैं कि समाजशास्त्र जो होता है वो सामाजिक जीवन के इर्द गिर्द, मतलब जो ह्यूमन की सोशल लाइफ है, ह्यूमन का जो सामाजिक जीवन है, जब अपन उसकी स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वो समाजशास्त्र के अंदर आता है। अब समाजशास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो ये मतलब अर्थशास्त्र का पहलू, राजनीति का पहलू, इतिहास का पहलू और जो अपने आधुनिकता वो पहलू, शिक्षा, चिकित्सा, सारे पहलू सम्मिलित किए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा हो लेकिन सारे पहलू इसमें सम्मिलित होते हैं। देखिए, तो अब समाजशास्त्र का परिचय देखते हैं। समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र समाज विज्ञान का नवीनतम विषय है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई थी। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, इन सबसे बाद में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे नवीनतम विषय कहते हैं। इसे समाज का विज्ञान भी कहते हैं। समाज का विज्ञान क्यों? क्योंकि इसमें जो अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक तरीकों से होता है। जैसे हम विज्ञान में जो पद्धतियाँ काम में लेते हैं अध्ययन के लिए, वही पद्धतियाँ हम समाजशास्त्र में काम में लेते हैं, इसलिए इसे समाज का विज्ञान कहते हैं। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। बेसिकली अब देखा जाए तो सिंपल कि समाज का जब अध्ययन होता है तो वो समाजशास्त्र के अंदर आता है। विज्ञान का वर्गीकरण, देखिए विज्ञान, अब थोड़ा सा साइंस के बारे में देख लेते हैं कि साइंस का बेसिक। तो विज्ञान का वर्गीकरण दो भागों में होता है, भौतिक विज्ञान और समाज विज्ञान। फिजिकल साइंस में क्या आती है? फिजिकल, इसमें प्राकृतिक निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब ऐसी नेचुरल चीज़ें, नेचर की ऐसी चीज़ें जो निर्जीव होती है, उनकी जब स्टडी करती है तो वो भौतिक विज्ञान में आती है। और ये काम कौन कौन से विषय में किया जाता है? गणित में, भौतिक में, रसायन, भूगोल, खगोल विज्ञान, इन सब में ये किया जाता है। समाज विज्ञान, इसमें मानव समाज के सामाजिक व्यवहार या संस्थान और मानव समाज के कार्यों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब जो मानव समाज है, ह्यूमन जो सोसाइटी है, तो उसके अंदर जब मानव का जो सामाजिक व्यवहार है, उसकी जो संस्थाएं हैं और उसके जो कार्य हैं, जब हम उनका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो वो समाज विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है या देखा जाता है। इसके उदाहरण इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र इत्यादि। अब इसमें जो जो विषय सम्मिलित किए गए हैं वो सब, उन सब में कहीं ना कहीं ह्यूमन ज़रूर आता है, मानव एक हिस्से के रूप में ज़रूर, मानव एक हिस्सा ज़रूर होता है। आगे देखते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति। समाजशास्त्र की उत्पत्ति बेसिकली 3 पॉइंट से समझी जा सकती है, जिसमें इम्पोर्टेंट है इनलाइटमेंट पीरियड यानी प्रबोधन युग, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। इनलाइटमेंट पीरियड में क्या आता है कि जब जो फिलोसफर थे वो जब अपने विचारों को रखने लगे, वो सारी चीज़ें प्रबोधन युग में आती है। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति में उद्योग की जो क्रांति हुई थी वो। तो पहला है प्रबोधन युग। प्रबोधन युग में देखते हैं, प्रबोधन युग में क्या हुआ कि जो दार्शनिक थे वो अपने विचारों को रखने लगे, विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने लगे। उससे लोग में एक समझ पैदा हुई, लोग अपने लिए जागृत होने लगे। तो जब लोगों में ये चीज़ आई, जब जागृत होने लगे तो एक समाज में परिवर्तन देखा जाने लगा। जो समाज में जब परिवर्तन हुआ तो लोगों को संगठित, जब समाज में परिवर्तन हुआ तो लोग आपस में संगठित होने लगे। कैसे कि जब फिलोसफर इनको व्यक्तियों को जागृत करने लगे तो ये अपने अधिकारों या अपने लिए संगठित होने लगे, और जब संगठित होने लगे तो इन लोगों ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने स्टार्ट कर दी। तो उससे क्या हुआ, आंदोलन, जो सामाजिक परिवर्तन था वो आगे जाके आंदोलन का उसने एक रूप ले लिया। अब देखिए, पहले क्या होता था, पहले की जो सोसाइटीज़ में धार्मिक और तत्व मीमांसे मतलब अंधविश्वास, जैसे काला भूत वगैरह जो होते हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास किया जाता था। तो इन चीज़ों से व्यक्ति बाहर निकलने लगा, मतलब इन चीज़ों को न के बराबर मानने लगा, धार्मिक और अंधविश्वास को, इनको। और किस पर ज़्यादा जोर डालने लगा? वैज्ञानिक और तर्क पर। विज्ञान और तर्क, यानी कि
मनुष्य वो ही सत्य समझने लगा या वही सत्य मानता था जो विज्ञान की ओर से साबित हो चुका है। और उस समय तर्क भी मानव में तर्क देने की क्षमता जो थी वो भी उत्पन्न हो चुकी थी। तो इस तरह से परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के बाद आंदोलन हुए। आंदोलन के बाद समाज में जो वैज्ञानिक अंधविश्वास धार्मिक के स्थान पर वैज्ञानिक और तर्क ने स्थान ले लिया। और उसके बाद आता है व्यक्तिवाद। अब व्यक्तिवाद में जो था, ये इस अवधारणा में क्या था कि व्यक्ति के विचारों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाने लगा। व्यक्ति को की मानने लगे, सोसाइटी की जो मेन की है वो व्यक्ति को मानने लगे और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिए जाने लगा। व्यक्ति का जो निर्णय थे उनको ज़्यादा मान्यताएं दी जाने लगी बजाय बजाय राजा सरकार के। ठीक है। और व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति पर ही ज़्यादातर फोकस होने लगा। पहले क्या होता था, राजा जो बोल देता था या जो उच्च वर्ग का जो व्यक्ति होता था जो वो बोल देता था वो मान लिया जाता था। लेकिन व्यक्तिवाद के आने से, व्यक्तिवाद की जब अवधारणा आई तो व्यक्ति के विचारों को महत्वपूर्ण माना जाने लगा। आगे देखते हैं प्रबोधन युग का भौतिक प्रभाव और प्रबोधन युग के बाद का भौतिक। अब देखिए जो एनलाइटमेंट पीरियड हुआ तो उस समय दो तरह के इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट पड़े। पहला उस समय जब ये युग था, यानी कि जब ये पीरियड था, जब एनलाइटमेंट पीरियड था, तब क्या बौद्धिक प्रभाव पड़े और उसके बाद क्या बौद्धिक प्रभाव पड़े। तो पहले देखते हैं जब वो युग चल रहा था, प्रबोधन युग जब चल रहा था, तब क्या वैज्ञानिक प्रभाव, तब क्या बौद्धिक प्रभाव पड़े थे। तब तीन पॉइंट है मेन: वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, तार्किकता और पूर्णता। अब वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या था कि जब इस समय जो दार्शनिक थे वो अपने अध्ययन में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को जोड़ने लगे थे, यानी कि वो अपने अध्ययन में वैज्ञानिक तरीके अपनाने लगे थे, जिससे चीज़ें क्या होती थी, बिल्कुल ज़्यादातर सही चीज़ें सामने आती थी। दूसरा है तार्किकता। तार्किकता में तर्क देने की, मनुष्य में तर्क देने की क्षमता उत्पन्न हो गई थी, यानी कि वो ऐसा कहा भी था उस समय कि मानव एक तर्कपूर्ण प्राणी है, यानी कि मानव में तर्क देने की क्षमता होती है, जो कहाँ से उत्पन्न होती है, एक उसकी समझ से पैदा होती है। तीसरा है पूर्णता। पूर्णता जब व्यक्ति उस समय का जो व्यक्ति है या दार्शनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और तार्किकता को अपनाने लगा तो उससे जब रिजल्ट आने लगे, उससे जो निर्णय या निष्कर्ष आने लगा, उसमें एक तरह की पूर्णता पाई गई, तो चीज़ें परफेक्ट होने लगी, परफेक्शन की तरफ जाने लगी। अब देखते हैं प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें 4 जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है: अध्ययन का दर्शन, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद और विकास का सिद्धांत। तो पहला अध्ययन का दर्शन। अध्ययन का दर्शन मतलब उस समय किस तरह अध्ययन कैसे किया जाता था। तो उस समय के फिलोसफर जो थे, दार्शनिक थे, वो ये मानते थे कि समाज एक सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तित होता है और ये सब जो कार्य है वो एक निश्चित चरणों में होता है। ठीक है। और इनका एक निश्चित तरह से अध्ययन किया जाए। दूसरा कि इस समय एक वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री आए, बॉटमर आए, उन्होंने कहा कि जो पहले के वैज्ञानिक थे वो कुछ निश्चित एस्पेक्ट्स का ही स्टडी करते थे, उनका अध्ययन करते थे। जैसे सामाजिक पहलू का कर लिया, किसी ने सांस्कृतिक पहलू का कर लिया, किसी ने राजनीतिक पहलू का कर लिया। लेकिन अभी के वैज्ञानिक या अभी के जो समाजशास्त्री है या दार्शनिक है वो समाज को एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से समाज अध्ययन का दर्शन क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो अभी के जो दार्शनिक थे इस समय के, वो समाज को पूरी को एक इकाई मानकर अध्ययन करने लगे और उनके चरणों का। दूसरा आता है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में क्या था, सिंपल जो साइंस है, जब वैज्ञानिक किसी चीज़ का अध्ययन करता है तो वो उसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ साइंटिफिक पहलू होता है, उससे जो कंक्लूजन सामने आता है उसी को सत्य माना जाता है। और सिंपली यही प्रत्यक्षवाद है, यानी कि जब आपको जो नॉलेज होती है उसके बेसिस पे जब आप स्टडी करते हो तो वो प्रत्यक्षवाद में आता है। इसमें क्या होता है, वैलिडिटी फ्रॉम द फैक्ट। इसमें जो वैलिडिटी आती है जब आपके पास कुछ फैक्ट होते हैं उसके आधार पर आप चीज़ों को वेरीफाइड या वैलिड करते हैं। तीसरा है अनुभववाद। इसमें क्या है,
जब व्यक्ति को कुछ जो अनुभव होता है उसके आधार पे जब वो अध्ययन करता है तो अनुभववाद। इसके अंदर वैज्ञानिक की नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस और उसके जो सेंस होती है, सेंस उनके बेसिस पे जब वो स्टडी या अपनी अध्ययन करता है तो वो अनुभववाद में आता है। यानी कि जब वो अपनी नॉलेज, अपनी लॉजिक और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्टडी करता है तो अनुभववाद, उसे अनुभववाद कहते हैं। फिर आता है विकास का सिद्धांत। इसके अंदर समाज का जो सरल से जटिल अवस्था में जब परिवर्तन हुआ तो उसको समझा, जैसे सरल से जटिल में किन चरणों में गए, उन सारे चरणों को बताया गया। समाज के जो परिवर्तन हुआ तो किन चरणों में उसका समाज का विकास हुआ, वो विकास के सिद्धांत में आता है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है समाज सरल से जटिल और न्यून श्रम से अधिक श्रम विभाजन में और न्यून निपुणता से पूर्ण निपुणता में परिवर्तित होता है। और इसके अंदर जो मेन थिंकर थे वो थे एक तो हर्बर्ट स्पेंसर और डर्कहाइम। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति और इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक क्रांति है इसके बारे में डिटेल से अगले लेसन पे पढ़ेंगे। ये मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ आपको कि 1789 में हुई थी और इस क्रांति का जो फेमस नारा था या फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसकी प्राप्ति के लिए ही समझ लीजिए क्रांति हुई थी। मतलब लोगों को, वहाँ के फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति करनी थी और इसीलिए उन्होंने फ्रांस की क्रांति कर दी। उस समय स्टेट के 3 प्रकार होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड यानी प्रथम वर्ग, सेकंड वर्ग द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में आते थे क्लर्जी, जिन्हें पादरी वगैरह, राजा वगैरह ये आते थे और ये बहुत ही ज़्यादा आलसी प्रवृत्ति के हो गए थे। सेकंड स्टेट यानी कि द्वितीय संपदा वर्ग में आते थे। द्वितीय संपदा वर्ग में अभिजात वर्ग के लोग आते थे, जिन्हें नोबेल भी कहा गया, नोबेल पर्सन जो होते थे। ये दो भागों में बटे हुए थे। एक को पहले वालों को शस्त्रों के आधार पर जानते थे, दूसरों को वस्त्रों पर। शस्त्रों वाले जो होते थे उनको वो बड़े बड़े सामंत होते थे और जो वस्त्रों के आधार पर पहचाने जाते थे वो अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचते थे, उस जो चीज़ को अचीव करते थे। और तृतीय संपदा वर्ग में आते थे, यानी 3 वर्ग, प्रथम संपदा वर्ग, द्वितीय संपदा वर्ग और तृतीय संपदा वर्ग। तृतीय संपदा वर्ग में आते थे किसान, वकील, व्यापारी, ये सब बिल्कुल मध्यम बुजुर्ग वर्ग लोग और बिल्कुल गरीब लोग, ये तृतीय संपदा वर्ग में आते थे। तो पहले अब ये स्टेट के टाइप्स हो गए, इसके बाद इसके कारक देख लेते हैं। डीपली अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कारक है इसके सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक और बौद्धिक परिस्थितियाँ और आर्थिक कारक। सामाजिक लोगों में बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगा। कुछ लोग अमीर ज़्यादा अमीर होने लगे और कुछ लोग गरीब जो थे, बाकी लोग बहुत ज़्यादा गरीब होने लगे। दूसरा है राजनीतिक, जो राजा था वो बहुत निरंकुश हो गया था, प्रजा की देखरेख नहीं करता था, तो इस कारण से। आर्थिक कारण, आर्थिक स्थिति, गरीब जो कमज़ोर लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कम बेकार होती जा रही थी और जो अमीर लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही थी। तो इससे एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो रहा था दोनों वर्गों में। बौद्धिक परिस्थितियाँ, अब उस समय क्या हुआ, कुछ इंटेलेक्चुअल जो पर्सन्स थे उनकी बर्थ हुई, उनकी उत्पत्ति हुई, जैसे मॉन्टेस्क्यू, लॉक, वोल्टेयर, रूसो आदि। फिर ये सोसाइटी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में लिखने लगे। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव में क्या हुआ, समाज में पूरी सोसाइटी मतलब एक तरह से बदल गए। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की प्राप्ति हो गई। सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी और समाज जो व्यवस्था, संपत्ति का रूपांतर हुआ, सब में समान तरह से संपत्ति का वितरण हुआ आदि। इसके आगे है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लगभग 1760 से 1840 तक चली। इसका ऊपर नीचे होता रहता है समय, लगभग कई जगह फिक्स नहीं है, तो ये मैंने बिल्कुल देखा किनसे, तो 1760 से 1840।
इसके कारण क्या थे, इनोवेशंस, सबसे मेन रीज़न था इनोवेशंस। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा आविष्कार होने लगे, कपड़ा मतलब कई तरह के आविष्कार हुए, जिसके कारण लोगों में बेरोजगारी, लोगों के रोजगार जो छिन गए और कम दरों पर उन्हें रखा जाने लगा, उनका शोषण, ज़्यादा उनसे काम कराया जाने लगा, तो फिर लोग उस चीज़ से परेशान होने लगे। अच्छा, इसका प्रभाव इनके 4 प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव, नगरीयकरण पर प्रभाव और समाजशास्त्र के चिंतन प्रभाव। तो जो सामाजिक प्रभाव है, इसमें लोगों की स्थिति, जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, 2 वर्ग स्थापित हो गए। उच्च वर्ग में बहुत अमीर वर्ग आने लगे और निम्न वर्ग में सर्वहारा, जो कि किसान वगैरह जो नीचे के लोग होते थे, वो आने लगे। आर्थिक प्रभाव में क्या हुआ कि लोगों में अमीरी गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। और इसके जो डिटेल है इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ मैं। नगरीकरण बढ़ने लगा और 2 तरह, और इम्पैक्ट ऑन द थॉट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, इसमें क्या हुआ, चौथा जो इसका इम्पैक्ट था, इसके अंदर क्या होता है कि 2 तरह के थिंकर्स हो गए, 2 तरह के विचारक हो गए, परंपरावादी और उग्र उन्मूलनवादी, ठीक है। फिर डिटेल्स अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, चीज़ें बहुत ज़्यादा, और ये पूरे विश्व में ये फैल गया। और आज के समय में हमारे भारत में भी देखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ की मशीनें हो चुकी है, मशीनों से बहुत ज़्यादा काम होने लग गया है, लोग बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जहाँ 10 व्यक्ति काम करते थे, वहाँ 1 व्यक्ति से ही काम हो जाता है। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन। तो आगे नेक्स्ट लेसन में इंडस्ट्रियल और